क्या पढ़ा दिया था कल मैंने? अच्छा, सोयल प्रोफाइल चलेगी ना। आज हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। सभी के पास आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग वंशिका मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी एक बार जुड़ जाइए, जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं। आज हम सोइल साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं वो आपका जो है मृदा प्रोफाइल। कौन सा है? मृदा प्रोफाइल। ये हमारा जो है टॉपिक है। उसके बाद में प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन राजस्थान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मृदा प्रोफाइल जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं बेसिकली आपको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल कॉन्सेप्टली उन चीजों को समझाऊंगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मिट्टी के जैसे खड्डा खोदते हैं, डेप्थ में खोदते हैं और खड्डा खोदते हैं, तो इस तरीके से आपको खड्डा खोद लिया आपने, और खड्डा खोदने पर इस तरीके से आपने देखा कि ये आपने बहुत नीचे तक आपने खड्डा खोद लिया, और एक तरीके से इस खड्डे में आपने देखा होगा अलग अलग लेयर बनी हुई होती है, अलग अलग लेयर बनी होती है, अलग अलग लेयर बनी होती हैं। और ये जो लेयर होती हैं ये होरिजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? होरिजन। सही स्तर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सही स्तर बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? सही स्तर। जब ऊर्ध्वाधर में, यानी कि कैसे काटेंगे हम? जब मिट्टी को इस तरीके से हम काटेंगे, इस तरीके से ऊर्ध्व वर्टिकल सेक्शन में हम काटेंगे। कौन से सेक्शन में काटेंगे? वर्टिकल सेक्शन में काटेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन में काटने पर यहां पर जो लेयर्स आपको दिखाई देगी हॉरिजेंटल रूप में लेयर दिखाई देंगी, हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर, और एक वर्टिकल ऊर्ध्व रूप में हमने वर्टिकल रूप में काट दिया ऐसे तिरछा यूं। तो इस तरीके से लेयर होती है, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? होरिजन बोलते हैं। तो जब भी मृदा को हम वर्टिकल भाग में इस तरीके से ऊर्ध्व वाले ऊर्ध्व भाग में काटेंगे, तो इस तरीके से आपको अलग अलग लेयर दिखाई देगी। इसे हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा प्रोफाइल में सबसे पहले मैं बात करूं तो आपकी जो ऊपर ही ऊपर वाली लेयर है, इस तरीके से ये जो ऊपर ही ऊपर वाली लेयर है, ये वाली, ये होती हैं आपकी डार्क कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं? डार्क कलर की होती हैं। ये वाली जो लेयर होती हैं ऊपर ही ऊपर जो है वो डार्क कलर की होती है, जहां पर जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, मतलब कार्बनिक सहिस्तर होता है। ये कौन सा सहिस्तर होता है? इसे बोलते हैं ओ होरिजन। इसे क्या बोलते हैं? ओ सहिस्तर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओ सहिस्तर। जो मुख्य रूप से जो ओ सहिस्तर है ये कहां पाया जाता है? ये उन जगह पर पाया जाता है जहां पर फॉरेस्ट एरिया हो। कौन सा एरिया हो? एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ये क्या कहलाता है? ये ओ, 2 मिनट में एक बार थोड़ा सा फोन पे कर दूंगा पेमेंट।
तो ये क्या कहलाता है आपका ओ सही स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ सही स्तर। तो ये जो ओसह स्तर होता है ये कौन कौन सी भूमि में पाया जाता है? यहां पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो है सही स्तर जहां जंगली भूमियां होती है ना, फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया जो होता है ना, जहां पर जो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, चारों तरफ से पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों का क्या होता है? डीकंपोजिशन होता है। और जहां फॉरेस्ट एरिया होता है मतलब जंगल वाला एरिया होता है, वहां जंगल वाले एरिया में ये जो है ओ ओरिजिन पाया जाता है। फॉरेस्ट वाले एरिया पर कौन सा ओरिजिन पाया जाता है? ओ ओरिजिन पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से जो है इसका जो कलर होता है वो कलर भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो कलर होता है ओरिजिन का वो डार्क कलर होता है। कैसा होता है? डार्क कलर होता है। तो ये चीज आप देखोगे कि टॉप मोस्ट ओरिजिन जो होता है, अगर फॉरेस्ट एरिया का टॉप मोस्ट ओरिजिन हम देखें, जहां पर इसे ओ ओरिजिन, ऑर्गेनिक ओरिजिन इसलिए कहा जाता है कि कार्बनिक पदार्थ इस ओरिजिन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में इसी में पाए जाएंगे। इसलिए मृदा प्रोफाइल का सबसे पहला ओरिजिन होता है ओ ओरिजिन। और याद रखना ये केवल और केवल फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही मिलेगा, जबकि कल्टीवेटेड यानी कि जहां पर कृषि क्रियाएं की जाती है वहां पर ये ओरिजिन नहीं मिलता। जंगली जो एरिया है, जहां पर बहुत बड़ा जंगल होता है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, उनकी पत्तियों पर एक छोटा सा लेयर बना होता है जिसका कलर जो होता है वो डार्क कलर होता है। कैसा होता है? डार्क कलर होता है। तो ये केवल और केवल जो है तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो ओरिजिन मिलता है वो ओ ओरिजिन होता है। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड जो ओरिजिन होता है वो सेकंड ओरिजिन होता है। आपको यहां पर मैं सेकंड ओरिजिन के बारे में बात करूं तो ये जो आपका सेकंड ओरिजिन होता है, मैं यहां तक ले लेता हूं, ये सेकंड ओरिजिन होता है, इसे हम बोलते हैं ए ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ए ओरिजिन। एच का मतलब क्या हो गया? ए ओरिजिन। और इस ए ओरिजिन में भी अलग अलग भाग होते हैं। इस ए ओरिजिन के भी अलग अलग भाग होते हैं। एक ए1 होता है, एक दूसरा ए2 होता है, और तीसरा कौन सा होता है? ए3 होता है। कौन सा होता है? ए3 होता है। तो ये टॉप मोस्ट इसका दूसरा नाम है टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर या अपर, सबसे ऊपरी सह स्तर जिसको बोलते हैं, यानी कि कल्टीवेटेड एरिया का सबसे ऊपरी सह स्तर। और आपको ये जो ओरिजिन है ये सबसे ऊपरी सही खनिज सही स्तर है जो सतही मृदा का होता है, जिसमें मैक्सिमम मतलब लीचिंग की क्रिया होती है। मतलब यहां पर जो ये A2 ओरिजिन है, इस A2 ओरिजिन पर मतलब यहां पर बात करूं तो सबसे ज्यादा लीचिंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? लीचिंग। और कल्टीवेटेड एरिया मतलब जितना भी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कल्टीवेशन, सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट और सबसे ज्यादा कल्टीवेशन मतलब जितनी भी कृषि क्रियाएं जो होती हैं, कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ए ओरिजिन पर होती हैं। किस पर होती हैं? ए ओरिजिन पर होती हैं। मतलब कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाएं होगी, मतलब कल्टीवेशन का काम और पौधों को रोपाई का काम ए ओरिजिन ही करता है। कौन सा करता है? ए ओरिजिन में होता है। तो जितनी भी कर्षण क्रियाएं होती हैं वो सारी किसमें होती है? ए ओरिजिन। और ए में भी कौन से ओरिजिन में? A2 ओरिजिन में होती है। कौन सी ओरिजिन में होती है? A2 ओरिजिन में। तो मैक्सिमम वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि आपको वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि एलुविलियल सही स्तर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलुविलियल सही स्तर भी बोलते हैं, क्योंकि पोषक तत्व गतिशील होकर निच्छालित हो जाते हैं। एलुविलियल, इसको क्या बोलते हैं? एलुविलियल सही स्तर भी बोलते हैं। एलुविलियल सही स्तर भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। और कौन से सही स्तर को? A2 सही स्तर को। ध्यान रखना ए में भी कौन से में? A2। क्योंकि जो पोषक तत्व होता है, जो पोषक तत्व वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ जाता है पोषक तत्व। यहां से बारिश ज्यादा होगी
जब बारिश ज्यादा होगी तो पोषक तत्व घुलकर नीचे की तरफ होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो वो होगा वॉशिंग आउट। क्या होगा? वॉशिंग आउट, मतलब वॉश आउट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वॉश आउट हो रहा है। तो एलुविलियल सही स्तर का मतलब होता है, एलुविलियल का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट का डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब नीचे की तरफ न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं आपके बी सह स्तर पर जा रहे हैं। किस सह स्तर पर जा रहे हैं? बी सह स्तर में जा रहे हैं। और इस तरीके से ये जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, पोषक तत्व जा रहे हैं। तो ये कहलाता है एलुविलियल प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? एलुविलियल प्रोसेस कहलाती है। तो ये क्या जा रहे हैं? पोषक तत्व जा रहे हैं। कौन से तत्व जा रहे हैं? पोषक तत्व। और जितनी भी कर्षण क्रियाएं, संबंधित कर्षण क्रियाएं होगी वो कौन से सही स्तर पर होगी? ए सही स्तर। क्यों? क्योंकि ए सही स्तर जो है बेटा, ध्यान रखना, ए सही स्तर ध्यान रखना बेटा, शानदार तरीके से बता रहा हूं। ए सही स्तर 1 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर से हम बात करें, या यहां से केवल टॉप मोस्ट बता रहा हूं, इसको छोड़ के मैं फॉरेस्ट ओ रीजन की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्टिंग में कल्टीवेशन, क्योंकि हमारे जहां पे भी कर्षण क्रिया होती है वहां ओ सही स्तर नहीं पाया जाता है। ये तो केवल जंगलों में पाया जाता है जहां पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर हम ए सही स्तर टॉप मोस्ट ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं? टॉप मोस्ट ए स्तर की हम बात करें तो 0 से 15 सेंटीमीटर या 0 से 25 सेंटीमीटर तक का जो ये लेयर होती है, वहां पर ही सबसे ज्यादा क्या होती है? कर्षण क्रियाएं होती है। क्या होती है? कर्षण क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर 25, यहां पर जो है ये सह स्तर है और यहां पर भी कर्षण क्रियाएं होती हैं। एलुविलियल सह स्तर का मतलब होता है कि पोषक तत्व नीचे की तरफ जाएंगे, और पोषक तत्वों का नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना मतलब क्या कहलाता है? निच्छालन, लीचिंग कहलाता है। तो सबसे ज्यादा लीचिंग प्रोसेस कौन सी कहां पर होती है? सबसे ज्यादा लीचिंग प्रोसेस किसमें होगी? ए होरिजन में। मतलब निच्छालन का प्रोसेस, निच्छालन मतलब लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस जो है वो लीचिंग प्रोसेस का मतलब जो पोषक तत्व है उसका नीचे की तरफ जाना, वॉश आउट होना, वॉश आउट होना, नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है? निच्छालन, या क्या कहलाता है? निच्छालन कहलाता है। तो लीचिंग की प्रोसेस भी किस ओरिजिन में देखी गई है? ए होरिजन, मतलब ए में भी कौन से ओरिजिन में? A2 होरिजन में देखी गई है। कौन से ओरिजिन में देखी गई है? A2 होरिजन में देखी गई है। उसके बाद में, इसके बाद में यहां पर जो है लीचिंग प्रोसेस, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ भी ए ओरिजिन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ए ओरिजिन में। तो मैंने क्या बताया बेटा? मैंने पहले सबसे ओ सही स्तर के बारे में बात की, जो सबसे ऊपर होता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, कल्टीवेशन एरिया में नहीं पाया जाता है। जहां कर्षण क्रियाएं होती है वहां पर ओ ओरिजिन नहीं पाया जाता है। जहां जंगल होते हैं, जहां बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर ही ओ ओरिजिन, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है। कैसा कलर होता है? इस सह स्तर का कलर कैसा होता है बेटा? डार्क होता है। कैसा होता है रे? डार्क। ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है इसमें ए होरिजन। ए एच का मतलब है ए होरिजन, ए सह स्तर, इसको बोलते हैं ए सह स्तर। और ए सह स्तर भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, A1, A2 और A3। A1, A2 और A3। तो A1, A2 और A3 के अंदर क्या प्रोसेस होती है? इसे एल्यूविलियल सह स्तर बोलते हैं, इसे टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं, और इसे ए सह स्तर बोलते हैं। 3 नामों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लीचिंग प्रोसेस, मतलब खनिज पदार्थों का नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है? निच्छालन कहलाता है। क्या कहलाता है? निच्छालन कहलाता है। और एलुविलियल सह स्तर का मतलब है एलुविलियल, एक एक्विलिमेशन होता है, एक एलुविलियल होता है। तो एलुविलियल सह स्तर का मतलब होता है कि पोषक तत्वों का नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं पोषक तत्व, और नीचे दूसरे सह स्तर में जा रहे हैं, उसे हम एलुविलियल प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुविलियल, या सबसे ज्यादा लीचिंग। तो वो जब ये जा रहे हैं नीचे की तरफ तो वॉश हो रहा है, क्या हो रहा है? धुल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? धुप रहे हैं। तो वॉश आउट का काम कौन करता है? आउट का मतलब बाहर निकलना, आउट का मतलब बाहर निकलना। तो आउट, वॉशिंग आउट का जो प्रोसेस है वो A2 होरिजन में होता है। कौन से होरिजन में होता है? A2। बोलो, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ओ होरिजन की, अब आपको पूछ लें कि सर ए और बी होरिजन का इंटरमीडिएट होरिजन कौन सा है? मध्यम होरिजन। इंटरमीडिएट का मतलब मध्य वाला। ए और बी का इंटरमीडिएट है A3 होरिजन। कौन सा है? A3 होरिजन। समझ में आया ना बेटा? देखो, ये ए होरिजन और ये बी होरिजन, ये बी सह स्तर, ये लो मैं लिख दिया बी सह स्तर।
और इस 20 है स्तर का दोनों का हेलो, हाँ जी, वो एक तो भेजिए ना फोटो अभी, 4-5 की जितनी हो तो भेज दे। तो 4 के वो बना के भेज दे, 1-2 के तो भेज दे, फिर मैं बता रहा हूँ क्लास में हूँ। 20+, ठीक है। तो यहां पर जो है 20 स्तर है, और 20 स्तर के अंदर में बात करूं तो ये ए का बात कर ली, ए के बारे में बात कर ली। अब इस 20 स्तर के बारे में बात करें, कंपटीशन पास करने का सबसे बड़ा तरीका है बेटा डायग्रामेटिक बेस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। चाहे आपकी एक सब्जेक्ट ही अगर वीक हो, दो, मैं एग्रीकल्चर पढ़ा देता हूं, मैं एग्रीकल्चर का दावा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो उनके अंदर वो पावर नहीं होती है, वो कि सर पढ़ा रहे हैं उसको एक दिन पढ़ेंगे इच्छा से, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन उनका इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि यार मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन यार कितना पढ़े यार, नहीं मैं खुद ही पढ़ूंगा। फिर उसका माइंड डायरेक्शन जाता है, वो सेल्फ पढ़ने की कोशिश करता है, फिर सेल्फ पढ़ते पढ़ते भी उसको कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा सुमित बेटा, मैं कहता हूं पढ़ते पढ़ते यार इसका मतलब क्या हुआ, ये ये एल्यूविलियल सेंसर का मतलब क्या हुआ है? यार सर का वीडियो देखते हैं, फिर वो टाइम 20 मिनट, अरे आधा घंटा वीडियो ही देख लेता फिर ही पढ़ लेता, तो 2 घंटा टाइम तो ज्यादा वेस्ट नहीं होता ना। फिर वो कंफ्यूज ही कंफ्यूज कंफ्यूज, और इस कंफ्यूज के चक्कर में संदीप बेटा वो 10-10 15-15 दिन निकाल देता है, और फिर भी माथा चौक ही रहता है, ऐसे ऐसे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो चीज नहीं समझ में आए उसका आधे घंटे तक वीडियो देखकर उस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करो, और हटा रगड़ा सावन की गठा, हटाओ इसको, बस क्लियर क्लियर। इतने इंस्टीट्यूट वाले ऐसे, वो बच्चे, एक बच्चा बेचारा, मैं अकेला बच्चा पढ़ाई कर रहा हूं, और चारों तरफ से इंस्टीट्यूट वाला ये पढ़, ओ ये पढ़, इधर से हर दिशाओं में उससे अटैक होता है। बेटा कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहता है। मैं तो कहता हूं जो चीज आपको पढ़ाने वाला फैकल्टी अगर आपके मन में बहा रही है ना, मन में बहा गई कि यार ये फैकल्टी बहुत अच्छी पढ़ाती है, इस फैकल्टी का मुझे अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मेरे लिए ये चीज बहुत मोस्टली मुझे यूजफुल है, मैं इन सर से ही पढ़ूंगा, दैट इज फिक्स। वो आपने फिक्स कर लिया, अब जितना माइंड लगाओगे सब लगाओगे, उस टीचर के प्रति लगाओगे, उसके टीचिंग मेथड के प्रति लगाओगे, बस वो आपका उद्देश्य है, वो आपका टारगेट है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सबसे बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चा हर तरफ कंफ्यूज होता है। बच्चा क्या करता है, हर तरह जाने की कोशिश करता है, नहीं यार ये, बच्चे को लगता है इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लेते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट बनाना है, एक संस्था के साथ जुड़कर, एक नोट्स के साथ जुड़कर, एक बुक के साथ जुड़कर, एनसीईआरटी या मेरी बुक आपको अच्छी लगी है, मेरी बुक अच्छी है, उसके साथ जुड़कर अपने टारगेट की तरफ बढ़ो, बस फोकस इन दिस टारगेट, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अब मैं देखो कितना शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो नो डायग्राम देखो, ए होरिजन की बात हो गई, सारी समझ में आ गई, अब मैं आपको लिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। लेकिन बी सह स्तर भी 3 भागों में, अब मैंने बताया कि ए और बी का इंटरमीडिएट होरिजन कौन सा है, A3, क्योंकि ए और बी के बीच में कौन सा है, बीच में A3, कौन सा है, A3, बोलो यस या नो, ओके। अब बी सह स्तर को देखो, बी सह स्तर को बोले हम बी, बी में भी B1 B2 B3 होता है, देखो बी में भी कौन सा होता है, B1 B2 B3 होता है। हाँ, इसको बोलते हैं सब सोयल होरिजन, सब सोयल होरिजन बोलते हैं इसको, मतलब अधो मर्दा, अधो मर्दा, पहला टॉप मोस्ट ये और दूसरे वाला यो, तो अधो हो गया, सब हो गया, फर्स्ट तो ये है, ये कौन सा हो गया, सब। अब बेटा यहां पर तो पोषक तत्व गति कर रहे थे, अरे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से तो पोषक तत्व गति कर रहे थे,
लेकिन यहां गति करना क्या हो जाएंगे, बंद कर देंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट मतलब एक जगह रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। बी होरिजन में क्या होगा, बी होरिजन में यह होगा बेटा कि सह स्तर में सारे लवण जमा हो जाएंगे। एक्यूमुलेट मतलब होता है एलुविलियल, एलुविलियल, और एक होता है इलुविलियल, इलुवियल। ये तो एलुवियल हो गया और एक होता है इलुवियल। इलुवियल और एलुविलियल दोनों अलग अलग है। इसका यहां पर इलुविलियल का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, मतलब जमाव, मतलब जमाव, मतलब जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट जो आ रहे थे, जो पोषक तत्व आ रहे थे, जो लवण आ रहे थे, वो यहां आकर जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। वो भी B2 होरिजन में सबसे ज्यादा जमा होंगे। कौन से में होंगे, B2 होरिजन में। और यहां जमा हो जाएंगे तो रूट जो क्षेत्र होता है ना, रूट, पौधे का रूट जोन क्षेत्र होता है, वो रूट जोन क्षेत्र भी ए होरिजन तक ही फैला होता है। नीचे जाता है तो पोषक तत्व गति नहीं करते हैं, तो वहां से वो न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता। सर्वाधिक न्यूट्रिएंट कौन से जोन से लेता है, ए। इसीलिए तो सारी कर्षण क्रियाएं कौन से होरिजन में होती है, ए होरिजन में होती है, और वो भी A2 होरिजन में। किसमें, A2। आपको ए याद रखना। तो बी होरिजन में क्या हुआ कि जो पोषक तत्व गति कर रहे थे वो एक जगह एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे वो सारे लवण। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलुवियल बोलेंगे। एलुवियल अलग है और इलुवियल अलग है। जो लवण आ रहे थे, गति कर रहे थे, वो गति करना बंद कर देंगे, गतिहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गतिहीन। और यहां पर आकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जमा। अब इसका कलर याद रखना, जो आपका ए सही स्तर है, इसका कलर होता है ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है, ब्राउन, भूरा भूरा कलर। और इस सही स्तर का कलर होता है, इस सही स्तर का कलर होता है येलो। कैसा होता है, येलो, पीला। अब जब ये, मैं आपको फिर से यहां से थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूं, देखो। बेटा राइटिंग से कुछ नहीं है, अगर समझ में आ गया ना, जीत गए। बी सही स्तर, इसमें भी B1 है, B2 है, और कौन सा है, B3। और यहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लवण जमा। यहां पर 1 बजे आप उसमें कर दो ना, छूटने वाली है जहां तक है वहां। बी सह स्तर, बी सह स्तर का मतलब है कि लवण सारे जमा हो, यहां आकर क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसा जोन है जहां पर कोई भी लवण गति नहीं करता, गतिहीन जोन है। और एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं लवण सारे, क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसलिए इसको इलुविलियल होरिजन बोलते हैं, इसको सब सोयल होरिजन बोलते हैं। अधोमर्दा, अधोमर्दा, अधोमर्दा प्रोफाइल, अधोमर्दा, अधोमर्दा सह स्तर, इसको क्या बोलते हैं, अधोमर्दा सह स्तर। इसका कलर कैसा होता है, येलो। और कोई भी पोषक तत्व गति नहीं करेगा। वॉशिंग आउट मतलब पोषक तत्व जा रहे हैं, पोषक तत्व आउट हो रहे हैं, और किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, सारे किस में आ रहे हैं, बी में। और बी में आके क्या कर रहे हैं, जमाव कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा वॉशिंग इन। इनका मतलब अंदर के लिए काम करते हैं, मतलब यहीं रहेंगे। तो वॉशिंग इन की प्रोसेस कहां पर होती है, बी होरिजन में। कौन से होरिजन में होती है बेटा, बी होरिजन में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया ना बेटा। ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं ऑनलाइनों को पूछ लूंगा कि जो 20 सह स्तर हैं, इसमें सारे लवण जमा हो जाते हैं और पोषक तत्वों का गतिहीन जोन कहते हैं। वॉशिंग इन, पोषक तत्व इसमें गति नहीं करते हैं, तो पोषक तत्वों का गतिहीन सह स्तर इसी को बोलते हैं। इसमें कोई पोषक तत्व गति नहीं करते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें ए होरिजन से जब वो बी होरिजन में आते हैं तो यहां से तो यहां तक गति करके यहां एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं बेटा। यहां क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का। यहां से आए और यहां क्या हो गए,
जमा हो गए। क्या हो गए? जमा हो गए। तो इसे हम बी सही स्तर के अंदर सारे लवण जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको इल्यूवियल सही स्तर बोलते हैं। अगला जो होरिजन है वहां पर जो है जो सी होरिजन, कौन सा होरिजन है? सी होरिजन। सीमेंटीकरण की क्रिया होगी। पेरेंट मटेरियल जो है, कौन से मटेरियल बेटा? पेरेंट मटेरियल। यहां पर जो है सी होरिजन जो है अल्प विकसित मृदा का सही स्तर है, जिसमें पैतृक सही स्तर भी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? पैतृक पदार्थ। मतलब इसमें सीमेंटीकरण धीरे धीरे जमाव हो जाता है लवणों का, और वो पैतृक जो रॉक्स के वेदरिंग से जो पेरेंट मटेरियल बनते हैं ना, मैंने सिलिकेट क्ले मिनरल्स बताया था, मैंने बताया था। तो यहां पर पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं सी होरिजन में, और इस सी होरिजन में इसे पैतृक सही स्तर भी कहते हैं, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा हो जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जमा हो जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, और एक सीमेंटीकरण की प्रोसेस हो जाती है। कौन सी प्रोसेस हो जाती है? एक सीमेंटीकरण की प्रोसेस हो जाती है। और उसके बाद में ये इसमें कोई कर्षण क्रिया नहीं होती है। ये कौन सा है? ये सी सही स्तर है। कौन सा है? सी। देखो मैंने डिनोट कर दिया सी, मैंने डिनोट कर दिया बी, मैंने डिनोट कर दिया ए, मैंने डिनोट कर दिया ए। उसके बाद में आपका लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा आता है? आर, बेड रॉक्स, जिसको बोलते हैं आर होरिजन। क्या बोलते हैं? आर होरिजन। जहां पर रॉक्स पाई जाती है, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते, वो बाठा आता है ना, बाठा। ट्यूबेल करते हैं, ट्यूबेल करते हैं, नीचे 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 जाते, तो एक वो आती है, वो उसको बोलते हैं कि रेली आ गई, रेली आ गई। वो अलग अलग सी रोली, छोटे छोटे पत्थर से आने लग जाते हैं, छोटे छोटे। वो सीमेंटीकरण है। पैतृक पदार्थ पाए जा रहे हैं वहां पर, वो पैतृक पदार्थ टूट टूट के आ रहे हैं, और जैसे ही नीचे जाएंगे तो पत्थर सा आएगा, बड़ा मोटा पत्थर आएगा। मतलब वहां पर आपको रॉक्स, चट्टाने जैसे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मतलब वो नीचे नीचे इसका सही स्तर है, वो कौन सा है? आर सही स्तर। जहां पर बेड रॉक्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रॉक्स मतलब चट्टाने पाई जाती हैं। और इन, मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे चट्टानों के वेदरिंग से ही सोइल का निर्माण होता है। वो भाई, अगर किसी किसान का खेत चट्टानों के चारों तरफ है तो वहां से तो वेदरिंग होगी, लेकिन नीचे भी चट्टान पाई जाती है, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं बेटा, और वहां से वो पानी निकलता है। बोला था ना मैंने, वो पानी निकलता है, तो उसके कटाव से वो क्ले मिनरल्स धीरे धीरे कहां आते जाते हैं? ऊपर आते जाते हैं, और मिट्टी का क्या हो जाता है? निर्माण होता जाता। बताया था ना। तो ये वो चट्टान नीचे नीचे वो चट्टान होती है, उसे हम कहते हैं रॉक्स। यानी कि ये वाला लास्ट वाला कौन सा है? रॉक्स वाला है। कौन सा है? रॉक्स वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस या नो? बढ़िया आया, शानदार। तो इस तरीके से मैंने ये मृदा प्रोफाइल आपको बताई। आपको बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बेस्ट तरीके से आया तो चित्र बनाओ। मैं जैसे जैसे चित्र बना रहा हूं वैसे वैसे आप लिख लेना। देखो बड़ा चित्र बना देता हूं, उसके सामने मैं सबसे पहले ऊपर वाला बनाओ ऐसे, और इसे कहते हैं ओ होरिजन, ओ सही स्तर। कार्बनिक सही स्तर, फॉरेस्ट एरिया में जंगलों वाले स्थानों पर ये होरिजन पाया जाता है। फॉरेस्ट एरिया में ये होरिजन पाया जाता है, जिसे ओ सही स्तर कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो कलर लिख लेना डार्क, बस इतनी बात लिखना,
ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कर्षित भूमि में अनुपस्थित होता है, कर्षित भूमि में अनुपस्थित होता है। बस ये तीन, क्योंकि ये केवल फॉरेस्ट एरिया में, तो कल्टीवेटेशन एरिया में तो पाया नहीं जाता है। उसके बाद में ये ओ होरिजन हो गया, उसके बाद में इसमें आ गया बी सहिस्तर, बी सहिस्तर, ओ सहिस्तर, और इस बी में भी, सॉरी ए लिखना, ए हाँ सॉरी ए गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सॉरी। A1, A2 और A3, और A2 को ऐसे कर लेना, सबसे ज्यादा A2 में ही होता है। इसका दूसरा नाम है, ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम लिख लेना, एलुविलियल सहिस्तर, एलुविलियल सहिस्तर या टॉप मोस्ट सहिस्तर, टॉप मोस्ट सहिस्तर। रोशनी जी को समझ में आ गया, बहुत शानदार बेटा, क्लासें मेरी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सोइल साइंस पे फोकस कर रहा हूं, 5-7 दिन सोइल साइंस आपको अच्छी है, क्योंकि बेटा एग्रोनॉमी भी आप सब पढ़ लोगे, लेकिन सोइल साइंस थोड़ी सी डीपली होती है बेटा, थोड़ी सी क्या है, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम देखें, एनिमल हस्बेंड्री इजी होती है, हॉर्टिकल्चर भी क्रॉप्स है उसमें, चाहे हम देखें वेजिटेबल क्रॉप्स, हम देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप, पढ़ लेता है सभी, लेकिन इसमें कुछ रिएक्शनें होती हैं, ऐसी होती है चीजें। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, ये पूरी बताने, एक न्यूमेरिकल हल कराऊंगा आपको, कुछ न्यूमेरिकल तो वो बताऊंगा। तो ये हाँ टॉप मोस्ट लेयर है, ये मृदा का सबसे ऊपरी खनिज सह स्तर है। टॉप मोस्ट का मतलब सबसे ऊपरी सह स्तर, कल्टीवेटेड एरिया में सबसे ऊपरी सह स्तर। अगर बेटा पूछे आपको कि देखो पूछने का तरीका, मृदा का सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, उसमें कर्षित भूमि नहीं दी, टॉप मोस्ट, तो ओ रीजन आएगा। आपको पूछे कि फॉरेस्ट एरिया का, फॉरेस्ट जंगल वाली मृदा जो होती है, जंगली मृदा का टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, जंगली मृदा, जहां जंगल जैसा एरिया है, तो वहां ओ रीजन आएगा। कौन सा आएगा, क्योंकि जंगलों में तो टॉप मोस्ट कौन सा है, ओ। अगर आपको पूछे कर्षित भूमि में, तो कर्षित भूमि में टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, ए सही स्तर, कौन सा है, ए। बोलो कंसेप्ट क्लियर, किंसियर, ओके ओके ओके, दिक्कत सबसे ऊपरी सही स्तर। फिर इसमें एक पॉइंट ऐसे एरो करके 2-3 पॉइंट और लिख लो। खनिज लवणों का, हाँ इधर लिख लेना, खनिज लवणों का या पोषक तत्वों का, या पोषक तत्वों का नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना मतलब सर्वाधिक मैक्सिमम लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग का मतलब निच्छालन, ये लिख लो, समझा तो दिया मैंने, मैक्सिमम लीचिंग, निच्छालन मतलब पोषक तत्व क्या करेंगे, गति करेंगे, पोषक तत्वों का नीचे की तरफ जाना, दूसरे सही स्तर में जाना, और सबसे ज्यादा लीचिंग कहां होती है, A2 ओरिजिन में। कौन सी ओरिजिन में, A2। तो ये लिख लो, खनिज लवणों या पोषक तत्वों का नीचे की तरफ जाना मतलब मैक्सिमम लीचिंग प्रोसेस। उसके बाद में वॉशिंग आउट, पोषक तत्वों का क्या हो रहा है, मतलब वॉश हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वॉश, धुल रहे हैं, तो वॉशिंग आउट की प्रोसेस होती है, वॉशिंग आउट की प्रोसेस होती है इसमें, वॉशिंग आउट मतलब, हाँ वॉशिंग आउट कहते हैं। सभी कृषि क्रियाएं इसी में की जाती हैं, सभी
कृषि क्रियाएं इसी सह स्तर में की जाती हैं, इसी सह स्तर में की जाती हैं। लिख लिया? उसके बाद में बी होरिजन, और इसमें भी होता है B1, B2 और B3। इसमें भी केवल दो बात ही आपको लिखनी है, लवणों का जमाव, लवणों का जमाव मतलब एक्युमुलेटेड होना, इस सह स्तर को बोलते हैं इलुविलियल। इलुविलियल और लिख लेना, लवणों का जमाव, लवणों का जमाव, सही स्तर अलग है, लवणों का जमाव। पोषक तत्व का गतिहीन जोन, गति नहीं करेंगे ये पोषक तत्व है। पोषक तत्व का गतिहीन जोन, पोषक तत्व का गतिहीन जोन, ये और लिख लो, पोषक तत्व का गतिहीन जोन। इमोबाइलाइजेशन, मोबाइलाइजेशन मतलब, मोबाइलाइजेशन का मतलब होगा गति करना, और इमोबाइलाइजेशन का मतलब गति नहीं करेंगे वो। कर्षण क्रियाएं संभव नहीं है, कर्षण क्रियाएं नहीं होती इसमें, कर्षण क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में कौन सा आएगा? सी होरिजन। और सी ओरिजिन में लिख लो, पैतृक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पैतृक पदार्थ, इसलिए इसको पैतृक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में। और उसके बाद में आर ओरिजन, आर सही स्तर, रॉक्स चट्टाने पाई जाती है इसमें, चट्टाने, रॉक्स वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है, चट्टाने पाई जाती है इसमें। बस ये लिख लो आप, तो ऐसे की ऐसे लिख लो। लिख लिया? ऑनलाइन वाले भी नहीं लिख लिया होगा? कुछ चीजें नोट करके लिखो। ऑनलाइन वाले ने डायग्राम बना लिया, नहीं बनाया तो एक बार वीडियो स्किप करके देखकर बना लेना। अब कुछ चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, नोट करके आपको लिखनी है। सोलम क्या होता है? सोलम, ए और बी सह स्तर को सोलम कहते हैं। ए और बी सह स्तर को क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलम। ए प्लस बी क्या कहलाता है? ए और बी सह स्तर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं।
तो ये ए और बी सही स्तर को हम क्या बोलते हैं? सोलम। उसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी आती है रिगोलिथ। रिगोलिथ, और रिगोलिथ में ए, बी और सी सह स्तर को, कौन से सह स्तर को? ए, बी और सी सह स्तर को ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में एक नीचे नोट करके एक लाइन लिखना, मर्दा का ऊर्ध्व, मर्दा का ऊर्ध्व खंड, मर्दा का ऊर्ध्व खंड, ऊर्ध्व खंड वर्टिकल, जिसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल खंड, मर्दा का ऊर्ध्व खंड जो विभिन्न सहस्त्रों में बटा होता है, विभिन्न सहस्त्रों में बटा होता है, वो मर्दा प्रोफाइल कहलाता है। वो मर्दा प्रोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मर्दा प्रोफाइल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, केवल मैं उसके उदाहरण लिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखाऊंगा आपके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉक्स। मैंने चट्टाने आपको बता दी हैं, तो एक टॉपिक डालो आप रॉक्स, और रॉक्स के केवल मैं आपको प्रकार, कितने प्रकार की चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, वो चट्टाने के प्रकार में लिखाऊंगा। एक होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, हाँ आग्नेय, आग्नेय रॉक्स जो होती हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो ग्रेनाइट, एग्जाम्पल लिख लेना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। उसके बाद में दूसरे, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड लिखना, उसको बोलते हैं परतदार, सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार, परतदार, इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार। और इसके उदाहरण लिखना, चूना पत्थर, बालू पत्थर, डोलोमाइट। उदाहरण लिखना, चूना पत्थर, बालू पत्थर,
और डोलोमाइट। डोलोमाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम रॉक्स पढ़ा रहा हूं, नया टॉपिक है, प्रोफाइल मैंने पढ़ा दी, अब सॉइल की जो है टॉपिक है वो रॉक्स, केवल प्रकार बता रहा हूं, रॉक्स के टाइप्स, रॉक्स टाइप। चट्टान, हाँ, तो इसके उदाहरण लिख लेना, चूना पत्थर, बालू पत्थर और डोलोमाइट। तीसरा प्रकार है कायांतरित या रूपांतरित। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, देख लो इसके एग्जाम्पल आप लिखना। मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं इसको, जो चेंज होती है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट। इसका एक ही एग्जाम्पल लिख लो आप, संगमरमर। संगमरमर और कई स्लेट होती हैं, स्केल जो होती है वो स्लेट। तो ये रॉक्स के मैंने आपको प्रकार बताए। देखो ये जो आग्नेय चट्टान है इसके बारे में बात करें तो आपको केवल रटना नहीं है ये बनती कैसी है, कि ये बड़ा चट्टान है और ये यहां से बड़ी लावा निकलती है, बड़ी लावा, गरम गरम लावा ही निकलती, देखा होगा आपने वीडियो में, ऐसे गरम गरम जब पत्थर चट्टानी निकलती है तो गरम गरम लावा निकलता है, लावा निकलता है ना लाल लाल, वैसे लावा निकल रहा है यहां पर। और ये लावा धीरे धीरे निकलता निकलता बहुत बड़ा निकलता है, निकलते निकलते धीरे से ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, 10-15 दिन में वापस ठंडा हो जाता है और ये जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है, जमाव कर लेता है। और ये जो जमाव किए हुआ जो बना हुआ जो रॉक्स है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर सा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, जमते ही पत्थर सा बन जाता है। इसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। इसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान या हम बात करें जो लावा निकलता है और अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावा जो है वो पृथ्वी पर ठंडा हो जाता है। पहले तो बहुत तरीके से निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये चट्टान बनने का पहला कारण, जो बड़ी बड़ी चट्टानें बनती है ना, उसमें पहला कारण यही है कि ये लावा बनता है। और ये कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय, मतलब चट्टाने बनने का पेरेंट्स रॉक्स जो कहलाती है, पेरेंट पैथ्रक रॉक्स जो सबसे पहले बनेगी, वो कौन सा बनेगी, आग्नेय चट्टान बनेगी। कौन सी बनेगी, आग्नेय। और ये भी पृथ्वी की पपड़ी पर 95% भाग, यानी कि जो 95% भाग है ना, आग्नेय चट्टान से ही बना हुआ है। जो पपड़ी बनी हुई है ना ऊपर पृथ्वी की, ऊपर पपड़ी सी बनी हुई है ठोस, वो आग्नेय चट्टान के द्वारा ही बनी हुई है। किसके द्वारा बनी हुई है, आग्नेय चट्टान के द्वारा। बिल्कुल, ये दो प्रकार की होती हैं, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान और एक क्षारीय। अम्लीय में ग्रेनाइट होता है, एक अम्लीय होती है। ये कितने प्रकार की होती है, दो, एक अम्लीय और एक कौन सी होती है, क्षारीय। अम्लीय आग्नेय चट्टान है, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अम्लीय में ग्रेनाइट, कौन सा होगा, ग्रेनाइट। और इसमें कौन सा होगा, बेसाल्ट। इसमें कौन सा होगा, बेसाल्ट। यानी कि जो अम्लीय नेचर की होगी उसमें सिलिका ज्यादा पाई जाएगी, तो अम्लीय में कौन सा आएगा, ग्रेनाइट आएगा। कौन सा आएगा, ग्रेनाइट। और क्षारीय में कौन सा आएगा, बेसाल्ट आएगा। कौन सा आएगा, बेसाल्ट आएगा। उसके बाद में परतदार चट्टानों में मैंने बताया कि परतदार जो होती है ना, परत बनती है एक ऊपर, वो हवा और वायु, जो बड़े बड़े
जल, जैसे हम बात करें इसमें ये दे रखा है कि वायु और जल के द्वारा जो आग्नेय चट्टान बनी है ना, इसके द्वारा जब ये तेज गति से वायु और जल बहेगा तो इससे एक परत का निर्माण बनेगा, जिससे किसका निर्माण होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। किसका? परतदार रॉक का, जिसमें चूना पत्थर, बालू पत्थर और क्या आ गया, डोलोमाइट आ गया। क्या आ गया? डोलोमाइट। हाँ, इसमें पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसमें, जिप्सम। हाँ, पेट्रोलियम, डोलोमाइट आ गया ना, जिप्सम ही है। डोलोमाइट क्या है? जिप्सम ही है। डोलोमाइट क्या है? जिप्सम ही है। और पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब ये दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में, एक स्थान से, यानी कि परतदार क्यों कहते हैं, एक स्थान से वायु और हवा के द्वारा दूसरे स्थान पर, वायु और जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर एक परत का निर्माण कर देते हैं, इसलिए इनको परतदार रॉक्स कहते हैं। कौन सी रॉक्स कहते हैं? परतदार या सेडिमेंट्री, जिसमें चूना पत्थर भी जाता है, बालू पत्थर भी जाता है और जिप्सम भी जाता है। उसके बाद में है रूपांतरित होने वाली चट्टाने। कौन सी चट्टाने? देखो, आग्नेय अत्यधिक ताप की वजह से, अत्यधिक दाब और ताप, अत्यधिक दाब, ज्यादा दाब लगेगा तो आग्नेय और परतदार चट्टाने जो हैं बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिवर्तित। मतलब अत्यधिक दाब के कारण आग्नेय और परतदार चट्टाने किसमें बदल जाएगी? रूप में बदल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। अत्यधिक दाब के कारण आग्नेय और परतदार चट्टानों का बदलना, आग्नेय और जो आग्नेय चट्टाने होते हैं वो और परतदार चट्टाने जो है उनको आपस में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है और एक नई चीज बनाती है, जैसे संगमरमर, स्केलेट जो होते हैं वो रूपांतरित या कायांतरित रॉक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरित रॉक्स कहलाती है। तो मैंने केवल आपको ये एक ही चित्र याद करना है और ये एक ही चित्र आपको बनाना है। ये बना लिया होगा आपने? नहीं तो ये बना लो। रॉक्स का टाइप, आग्नेय रॉक्स में लिख लो एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट। परतदार में लिख लो चूना पत्थर, बालू पत्थर और डोलोमाइट। और कायांतरित में लिख लो संगमरमर और स्केलेट। बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लिख लिया? ठीक है, फोटो खींच लेना। ठीक है, तो ये आपका जो है रॉक्स वाला और मर्दा प्रोफाइल का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कल से आपकी क्लासेज जो है एक घंटा 30 मिनट होगी एग्रीकल्चर की और 1 घंटा एनिमल हस्बेंड्री होगी। कल से मैं 1 घंटे बढ़ाकर 1 घंटा 1.5 मिनट आपकी ले लूंगा। तो ये जो समझाया मैंने आपको, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सारी क्लास मैंने आपको बताई है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे ना, अगली क्लास में। तो हम आज तो 1 घंटे की, कल इसका टाइम बढ़ दिया जाएगा, 1 घंटे और 30 मिनट की होगी। और 2-4 दिन बाद में जैसे बच्चों की गैदरिंग हो गई तो 2 घंटे में आपको कर दूंगा। बोलो आज समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया? वंशिका, रोशनी